नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना है जरूरी। तो आइए शुरू करते हैं 24 का महासंग्राम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हो गए हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनाव परिणाम पर कितना असर पड़ेगा। चर्चा में यह सवाल भी है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जगह पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक किसे बनाती है, साथ ही दिल्ली का सीएम किसे बनाएगी। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। शराब घोटाले में ईडी के गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की जनता के नाम संदेश उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़कर सुनाया। संदेश में केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी हमें आश्चर्य में नहीं डाल रही है। मुझे भले गिरफ्तार कर लिया गया है, मैं जेल में रहूं या बाहर रहूं, आप लोगों के लिए काम करता रहूंगा। बता दें कि शराब घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या आम आदमी पार्टी और भी मजबूत होगी या फिर आपकी हवा निकल जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव में केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा विपक्षी दलों और सत्ताधारी भाजपा दोनों ही तरफ से उठाया जाएगा। केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी चुनाव में सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेगी। हालांकि लोगों में अगर स्पष्ट संदेश जाता है कि केजरीवाल ही इस घोटाले के मास्टरमाइंड है, तो आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप इस कोशिश में होगी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर लें। आप नेताओं का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल और भी बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। इससे पहले देश के दिग्गज से भी दिग्गज नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। हालांकि केजरीवाल इस घोटाले के मास्टरमाइंड हैं या नहीं, इसका जवाब तो कोर्ट देगा। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है और ऐसे में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कैबिनेट मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को इस भूमिका के लिए उनके संभावित विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। आपके सामने अब एक ऐसे नेता को चुनने की चुनौती है जो केजरीवाल की अनुपस्थिति में पार्टी और दिल्ली में उनकी सरकार की कमान संभाल सके। आप नेतृत्व के लिए ऐसे नेता को चुनना एक कड़ी चुनौती है जिसका कद पार्टी संयोजक केजरीवाल के कद के समान या इसके आसपास हो। आपको पार्टी का नेतृत्व करने के लिए केजरीवाल का विकल्प भी ढूंढना होगा। पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है, गुजरात और गोवा में भी इसके विधायक हैं। इस मामले में भी पार्टी के विकल्प काफी सीमित हैं। सुनीता केजरीवाल के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आतिशी का नाम भी उन नेताओं के रूप में चर्चा में है जो आपके नए राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। न्यूज ब्यूरो INS 24/7। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में लिखा सीएम का संदेश आज लोगों तक पहुंचाया। सुनीता ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ते हुए कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरा जीवन संघर्ष के लिए ही हुआ है। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने बहुत संघर्ष किया है, आगे भी करना पड़ेगा, इसलिए इस गिरफ्तारी से हैरानी नहीं हो रही है। हमें मिलकर भारत को फिर से महान बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेर ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन्हें हराना है। दिल्ली में महिलाएं सोच रही होंगी कि केजरीवाल सलाखों के पीछे क्यों हैं। क्या पता अगर उन्हें 1000 रुपए मिलेंगे। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे अपने भाई, अपने बेटे पर भरोसा करें। कोई जेल मुझे अंदर नहीं रोक सकती है। मैं बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा निभाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं
या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की, लेकिन उनके नाम तय हो चुके हैं। जबलपुर लोकसभा के लिए पूर्व नगर अध्यक्ष दिनेश यादव को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। पार्टी ने दिनेश यादव को बी फॉर्म भी दिया है। दिनेश यादव का कहना है कि पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और कार्यकर्ता भी तन मन धन से मेरे साथ काम करने में जुट गए हैं। जल्द ही पार्टी की आधिकारिक सूची भी जारी होगी। वहीं कांग्रेस के जबलपुर लोकसभा प्रभारी विभाष जैन ने कहा है कि जबलपुर में दिनेश यादव पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका वी फॉर्म भी आ गया है। में कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश यादव घोषित हो चुके हैं, लेकिन अभी अधिकृत घोषणा होना बाकी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बी फॉर्म उनका आ चुका है और जल्दी उनके हाथ में आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि इस बार जो है मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के आशीष दुबे और दिनेश यादव के बीच होने जा रहा है। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने भैया आपके नाम की अधिकृत घोषणा होना बाकी, कहाँ देरी हो रही है? नहीं, कोई देरी नहीं, तो पार्टी का अपने सिस्टम में लगे। पर जो हम लोग प्रत्याशी हैं, चूँकि सब फॉर्म वार्म बनने की सब पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, ऊपर से हम लोग अपने नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, उनसे जानकारियां प्राप्त हो चुकी हैं। आपने फॉर्म भी ले लिया है, बी फॉर्म आने की बात की जा रही है। हाँ, बाकी जो प्रक्रिया चलती रहती है। बी फॉर्म आज भोपाल से चल चुका है, यहाँ पर बस पहुँच 2 घंटे बाद पहुँच जाएगा। अगर हम बात करें जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही, क्या कारण, कहाँ असमंजस की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के? नहीं, असमंजस जबलपुर को लेके कुछ नहीं है। प्रदेश में कहीं कोई सीट पर कोई ज़्यादा चर्चा विषय होगा तो उसके कारण मुझे लगता है कि वो अधिकृत उन्होंने अभी घोषणा नहीं की होगी। पर ऐसा कुछ है नहीं, बहुत जल्द आपके सामने लिस्ट जारी होने वाली है। कार्यकर्ताओं में कुछ असंतोष दिखाई दे रहा है, घोषणा अधिकृत घोषणा नहीं होने पर नाराजगी भी दिख रही है कि आखिर कांग्रेस क्या कर रही है। कार्यकर्ता इस बात के लिए आक्रोशित है जिस प्रकार देश का माहौल वर्तमान की सरकार ने बिगाड़ा है। कल केजरीवाल जी की जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है और अनेक प्रकार से जो लोगों के साथ यहाँ पर दबाव प्रेशर बनाया जा रहा है, उससे कार्यकर्ता इस बात से आक्रोशित है कि कब हमारी घोषणा हो और कब हम जाके अपने काम में लगें। और वो उसका जो आक्रोश है वही हमारी ताकत भी है। तो ये थे दिनेश यादव जो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि 100% हमको टिकट मिल चुकी है। जबलपुर समाज सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INA 24x7। इनको पहले से घोषित कर दिया, अभी फॉर्म पहुंचा भी दिया गया है। ये पूरी लिस्ट एक साथ निकालना उसका एक वो करके है, अकेला जबलपुर अकेले का नहीं है,
पूरे उसका है। और हमारे 3 विधान लोकसभा है जिनमें थोड़ी सी असमंजस के से 3 विधान लोकसभाओं के मुरैना और हमारा राजगढ़ को उसको लेके बाकी इनको पूरा फार्मर दे चुके हैं और 100% सब करके आ गया। आज रात तक ये घोषणा भी हो जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। राजगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने संकेत दिए कि पार्टी के आदेश को मानना ही पड़ेगा। दिग्गी के राजगढ़ से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। कैसा उत्साह, देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। दिग्गी के नाम की राजगढ़ से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए राजगढ़ पहुंचे। दिग्विजय सिंह के मुंह से चुनाव लड़ने की बात सुनकर कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाई। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब मैं 77 साल का हो चुका हूं। यह चुनाव नौजवानों को लड़ना है। यहाँ चुनाव आपको लड़ना है। गाँव-गाँव में, शहर-शहर में, मोहल्ले और कस्बों में यह चुनाव आपको लड़ना है और यहाँ चुनाव बड़े साधारण तरीके से होगा। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। ये चुनाव दिग्विजय सिंह के बस का नहीं है। मैं 77 साल का हो चुका हूँ। ये चुनाव नौजवानों को लड़ना है। ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। गांव-गांव में, शहर-शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में आपको चुनाव लड़ना है और ये चुनाव हमारा बड़े साधारण तरीके से होगा। इसके पहले भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दिग्गी ने कहा था कि पार्टी जो आदेश देगी, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वे आदेश का पालन करेंगे। लिस्ट अभी आई नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, जो आदेश होगा पालन करेंगे जी, प्रदेश में जहाँ से भी और देश में जहाँ से भी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सबसे पहले दिग्गी का ही बयान सामने आया था कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल 2.25 साल का बचा है, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी की मंशा के बाद 33 साल बाद तीसरी बार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। उनका मुकाबला 2 बार से सांसद बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर से होगा। आपको बता दें कि दिग्गी ने पिछला चुनाव भोपाल से लड़ा था और उन्हें करारी हार का सामना भी करना पड़ा था। भोपाल से INS 24/7 के लिए मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। वो पार्टी के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। यहां तक कि उनके बेटे अजय सक्सेना भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दीपक सक्सेना जैसे शख्स ने कमलनाथ का साथ आखिर क्यों छोड़ा। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। 50 साल रहे साथ, अब दीपक ने छोड़ा हाथ। नाथ के करीबी ने क्यों छोड़ी पार्टी। पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं दीपक सक्सेना भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने गुरुवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। दीपक सक्सेना ने कमलनाथ को पत्र लिखकर इस्तीफे की जानकारी दी। पत्र में पुराने संबंधों का हवाला दिया। आइए पहले जानते हैं दीपक सक्सेना ने पार्टी क्यों छोड़ी। काफी दिनों से पार्टी में उपेक्षित विधायकी छोड़ी, फिर कुछ बड़ा मिला नहीं। 2019 में लोकसभा का टिकट नकुल नाथ को मिला। कुछ समय बाद कांग्रेस सरकार भी गिर गई। 2013 के इलेक्शन में मध्य प्रदेश कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई। हाल ही में कमलनाथ और नकुल नाथ के छोड़ने के भी कयास लगे। 72 घंटे तक अटकलें चली। दिल्ली में जमावड़ा भी लगा। इस वक्त दीपक सक्सेना ने कहा, उन्हें बीजेपी में जाने से गुरेज नहीं। कमलनाथ और नकुल नाथ तो बीजेपी नहीं गए, दीपक ने कांग्रेस छोड़ दी। दीपक सक्सेना के पुत्र अजय सक्सेना बीजेपी में हो गए शामिल। हमारी एक कोर कमेटी है 11 लोगों की, जो जिले के सारे सीनियर कांग्रेसी हैं। हम सब लोगों की चर्चा हुई, सब लोगों ने यही निर्णय लिया कि इस तरह उपेक्षित अगर किया जाता है तो भाजपा में जाके ही काम कराना उचित होगा। अगर ये दल विदल वाला मामला नहीं आया या टिकट मिलने की गारंटी होती तो मैक्सिमम लोग जा सकते हैं। आप जाएंगे? मैं भी जाऊंगा। आइए अब ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस से दीपक सक्सेना का क्या जुड़ाव था। कमलनाथ के वे कितने करीबी थे।
1974 से थे कांग्रेस के सदस्य। 1990 से 7 बार विधानसभा चुनाव लड़े। कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी रहे, पीसीसी के सह सचिव भी रहे। कांग्रेस सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे। 2003 में विधानसभा चुनाव भी हारे। 2018 में कमलनाथ के लिए विधायकी छोड़ी। सीएम बनने के बाद कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से लड़े। इस सीट से दीपक सक्सेना विधायक थे। सीट छोड़ने पर उन्हें कमलनाथ का हनुमान भी कहा गया। दीपक को 2018 में प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव मैदान में होंगे। हालांकि पार्टी ने अभी अधिकृत घोषणा नहीं की है, लेकिन सवाल यह है कि निमाड़ क्षेत्र की राजनीति करने वाले अरुण यादव गुना में क्या कमाल दिखा पाएंगे, या फिर यादव वोटरों के जरिए अरुण यादव अपनी राजनीति चमकाने के सपने देख रहे हैं। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुकाबला करने गुना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को मैदान में उतारने का मन बना लिया है, जिसके चलते गुना समेत पूरे ग्वालियर चंबल में सियासी हलचल तेज हो गई है। गुना संसदीय क्षेत्र में यादव वोटरों की संख्या ज्यादा है, जिसके चलते अरुण यादव को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। हालांकि अरुण यादव के पास कोई संसदीय क्षेत्र भी नहीं है। खंडवा से लगातार 2 बार हार का सामना कर चुके अरुण यादव खंडवा से चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। हालांकि पार्टी के अपने ही तर्क है, वो जहां भी लड़ेंगे भाजपा को तगड़ी शिकस्त देंगे। और हालांकि अभी टिकट नहीं हुआ है, मगर मैं उन सभी नेताओं को जो सो कॉल्ड बड़े लीडर हैं हमारे, उनकी उस हिम्मत को दाद दूंगा, तब हमारे सीनियर लीडर पार्टी के निर्देश को मानने के लिए तैयार हैं। अरुण यादव खंडवा लोकसभा सहित बुधनी विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से हार चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस पार्टी अरुण यादव को बलि का बकरा बना रही है। पहले बुधनी हार गए, उससे पहले खंडवा हार गए, अब गुना में हारने के लिए पहुंचे। उनकी सिर्फ एक इच्छा है कि मैं 15-20 दिन चर्चा में रहूंगा, नेतृत्व मुझसे बात करेगा। वैसे तो कोई पूछ नहीं रहा उनको, तो इसलिए अब वहां जा रहे हैं। और विकास मालूम है कि मोदी की सरकार कर रही है और मोदी के सेनापति के रूप में माननीय सिंधिया जी कर रहे हैं, तो जनता इनको चाह रही है और ये जीतेंगे। साल 2014 का चुनाव 1,20,792 वोटों से जीतने वाले कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को साल 2019 में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर KP यादव ने 1,25,000 वोटों के अंतर से हराया था। 14 बार लगातार अजय रहने वाले सिंधिया राज परिवार के किसी प्रत्याशी की गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में ये पहली हार थी। अब की बार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव चुनावी मैदान में होंगे। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला और मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बड़ा दांव चलने जा रही है। कांग्रेस ने प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाने का फैसला लिया है। इसी के साथ प्रदेश में गारंटियों की सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के इस दाव की विश्वसनीयता को लेकर भाजपा सवाल उठा रही है, और क्या है सवाल, दिखाते इस रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की महतारी वंदन योजना मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। भाजपा ने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस योजना का फॉर्म भरवाया। लगभग 60 लाख महिलाओं को इस योजना का फॉर्म भरवाया गया। महिलाओं ने भाजपा को एक तरफा वोट दिया। प्रदेश की 54 सीटों में पार्टी ने जीत दर्ज की। अब यही दांव कांग्रेस चलने जा रही है। कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी का फॉर्म महिलाओं से भरवाने का फैसला लिया है। सभी लोकसभा क्षेत्रों में नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस योजना के तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने इसके फॉर्म भरवाने की घोषणा की थी। अब इसे लेकर प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस अपनी गारंटी को जनता के बीच मजबूती से पहुंचाने के लिए फॉर्म भरवाने का दांव आजमाने जा रही है। वहीं कांग्रेस की गारंटियों पर भाजपा भी सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में महतारी बंधन के नाम से फॉर्म भराए और उनको 1-1 महीने का 1-1 हज़ार रुपए एडवांस उन्होंने दे दी।
तो कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ा है, चुनाव इससे प्रभावित हुआ है। हम लोग क्या करने वाले आगे अभी समय बताएगा, लेकिन हमारी रणनीति स्पष्ट और क्लियर है कि हम जनता के पास, हम देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हम जाएंगे और 1 लाख रुपए महिलाओं को देने का है, हम इसको घर घर तक पहुंचाएंगे। सारी जनता रूट रखी है उनसे, तो इनको तो घर घर जाकर के सबको मनाना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए। पुराना कल्चर उनके इसका है, उस आधार पर तो उनकी नियति इस जनता ने कैसे निर्धारित कर दी है सबको स्पष्ट है। मसला विश्वसनीयता का है। पिछली बार भी विधानसभा में भी इनकी घोषणाएं भाजपा से अधिक थी, परंतु माताओं ने, बहनों ने नहीं माना उस विषय को। अब भी विषय ये है कि सरकार बन रही है क्या केंद्र में, विश्वसनीयता बड़ी बात है। नारी न्याय गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ ने गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का ऐलान किया है, लेकिन अब तक योजना की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच सकी है। यही वजह है कि कांग्रेस ने घर घर तक इसे पहुंचाने और फॉर्म भरवाने की रणनीति बनाई है। यह दांव कितना चलेगा, यह तो 4 जून को परिणाम ही बताएंगे। रायपुर से NH24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की गतिविधियां बढ़ गई है। इसी कड़ी में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस में राष्ट्रीय नेताओं की सभाओं को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अनुमान है कि होली के 2-3 दिन बाद ही चुनावी रंग गाढ़ा होगा। कैसा होगा चुनावी रंग, दिखाते इस रिपोर्ट के माध्यम से। प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में केवल बस्तर सीट में मतदान होगा, लिहाजा दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों का फोकस अभी यहीं रहेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर से चुनाव प्रचार अभियान प्रारंभ कर दिया है। एक दिन में 2 से 3 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की सभाएं कराने का कार्यक्रम है। वहीं अन्य मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की सभाएं भी सतत रूप से चलेंगी। जहां तक भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हर क्लस्टर में एक सभा कराने की रणनीति बनाई गई है। भाजपा की ओर से जल्द ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत गठबंधन के कई नेताओं की चुनावी रैलियां होंगी, पर तमाम राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं होली के बाद ही होंगी। निश्चित रूप से केंद्रीय नेताओं के दौरे होंगे हमेशा की तरह, और बहुत जल्द इसका विवरण भी आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर जो जनसभाएं होंगी उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सचिन पायलट जी हैं और भी बहुत सारे नेता जो स्टार प्रचारक बनेंगे, उनका छत्तीसगढ़ में दौरा होगा और जनता इन नेताओं को सुनना चाहती है। छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के ही बीच होता आ रहा है। इस बार भी यही स्थिति है। चुनाव प्रचार में दोनों पार्टियां कोई कोरी कसर नहीं छोड़ने वाली हैं। बीजेपी ने प्रचार के लिए 3 हेलीकॉप्टर भी हायर किए हैं। अब इन तमाम तैयारियों का कितना लाभ मिलता है, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। रायपुर से INS24/7 के लिए स्वप्निल गौर खेड़े की रिपोर्ट। फिलहाल 24 के महासंग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए INS24/7 के साथ। नमस्कार।